इस वीडियो में हम क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक शोध के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च हम कहते किसे हैं। डेंजिन और लिंकन के अनुसार क्वालिटेटिव रिसर्च को साफ-साफ परिभाषित कर पाना कठिन काम है, मुश्किल है, क्योंकि ऐसी कोई भी थ्योरी यानी सिद्धांत नहीं है, न कोई ऐसा पैराडाइम है जो कि सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च को बिलोंग करता हो या गुणात्मक शोध से ही जुड़ा हो, ना कि किसी और से। क्वालिटेटिव रिसर्च में कुछ अपने अलग किस्म के मेथड्स, कुछ विधियां, कुछ चीजें करने का तरीका भी नहीं होता है जो पूरी तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च के ही एरिया का हो, इसलिए इसको परिभाषित कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो डेफिनेशन एक तरह से दी है डेंजिन और लिंकन ने, इससे पता चलता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च एक बहुत ब्रॉड एरिया है। उसमें कई सारे अप्रोच आते हैं, कई सारे मेथड्स आते हैं और अलग अलग डिसिप्लिन्स, अलग अलग एरिया से जुड़े मेथड्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन इतनी विविधता के बावजूद इसका प्रकृति या इसका स्वरूप जो है वो समझना मुश्किल हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का हो सकता है। अलग अलग लेखकों ने क्वालिटेटिव रिसर्च को परिभाषित करने के क्रम में अलग अलग चीजों पर ध्यान दिया है। कुछ ने उसकी विशेषता बताई है, कुछ ने उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च या संख्यात्मक शोध से ये कैसे अलग है उस चीज पर फोकस किया है। लेकिन एक जनरल लेवल पर क्वालिटेटिव रिसर्च को एक प्राकृतिक व्याख्यात्मक अप्रोच की तरह से डिफाइन किया जाता है, जहां पे फिनोमिना को अंदर से जानने या कोई घटनाक्रम को गहराई से अंदर से समझने की कोशिश की जाती है और जो शोध में प्रतिभागी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नजरिए से उस चीज को जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसको देखने और समझने की कोशिश की जाती है। डेंजिन और लिंकन बताते हैं कि भले इतनी विविधता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, लेकिन इसको कुछ इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि इसमें व्याख्यात्मक तरीके इस्तेमाल होते हैं। किसी भी घटना की, किसी भी कॉन्सेप्ट की जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, उसका जो है एक इंटरप्रिटेशन देने की, उसकी व्याख्या करने की कोशिश की जाती है। इसमें फील्ड नोट्स का इस्तेमाल होता है, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का इस्तेमाल होता है, वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशंस होती हैं, फोटोग्राफ्स भी डेटा के रूप में इस्तेमाल होता है, कुछ रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग चीजों की हो सकती हैं, कुछ मेमोज हो सकते हैं यानी कुछ ब्रीफ नोट्स जो किसी चीज का अवलोकन करते समय, ऑब्जर्वेशन करते समय एक शोधकर्ता बनाते हैं अपने लिए, और इस तरह की कई सारी चीजों का प्रयोग होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो लोग करते हैं, जो ऐसे शोधकर्ता होते हैं, वो चीजों को या घटनाक्रम को उसके प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, ताकि जैसा जो अध्ययन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, वो जिस तरह से लोगों को नजर आता है या जिस तरह लोग उसमें शामिल होते हैं, ये चीज क्लियरली दिख पाए। और ये तभी हो पाएगा जब वो घटनाक्रम एक लेबोरेटरी में नहीं, एक आम जीवन के संदर्भ में, एक सोशल इवेंट में, एक सामाजिक तौर पर घट रही हो। तो जिस समय कोई घटना घट रही है उसी समय उसको ऑब्जर्व करना, चीजें रिकॉर्ड करना, उसका अध्ययन करना, क्वालिटेटिव रिसर्च में इस तरह की पद्धति ज्यादा इस्तेमाल होती है। गुणात्मक शोध की कई अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं और उनसे पता चलता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुणात्मक शोध एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब एक ब्रॉड टर्म है, एक छत्र शब्द है जिसके अंतर्गत कई सारी चीजें आती हैं। और वो कई चीजें क्या हैं? कुछ प्रकार की व्याख्यात्मक तकनीकें, जिससे हम जो जानकारियां ले रहे हैं सामाजिक दुनिया के बारे में, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, डिकोड करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, यानी किसी तरह से उसका अर्थ निकालते हैं, चाहे व्याख्या करके, चाहे जो कोडिंग हमने दी हुई है उसका अर्थ निकाल के, या उसका ट्रांसलेशन करके। तो
एक तरह से इसमें चीजों का अर्थ निकालने का प्रयास किया जाता है अलग अलग विधियों से, लेकिन इसमें आवृत्ति नहीं देखी जाती, जैसा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च या मात्रात्मक शोध में होता है। वैसे हम इसमें संख्या के रूप में चीजों को नहीं देखते, शब्दों के रूप में देखते हैं या तस्वीरों के रूप में देखते हैं। तो इसमें जानकारियां जो होती हैं वो आमतौर पर संख्यात्मक रूप में नहीं डाली जा सकती हैं, नंबर्स के रूप में नहीं दर्शाई जा सकती हैं, यानी उस पे स्टैटिस्टिक्स के जो प्रचलित तरीके हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो विधियां हैं, वो नहीं लगाई जा सकती। क्वालिटेटिव रिसर्च में कई तरह की विधियां इस्तेमाल होती हैं, जैसे केस स्टडी, इंसान के अपने व्यक्तिगत अनुभवों का अध्ययन करना, उसके जीवन का अध्ययन करना, साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी ली जाती है, ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन के माध्यम से ली जाती है। तो कई तरह के मेथड्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक खास बात इसमें जो याद रखने की है कि इसमें जिस भी समस्या या मुद्दे की व्याख्या की जा रही होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में, उसमें जो रिसर्चर है यानी शोधकर्ता जो है, उसका अपना ओपिनियन क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अपने दृष्टिकोण, अपने नजरिए के हिसाब से चीजों का अर्थ निकालने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर शोधकर्ता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ अन्य लेखकों ने रिसर्च डिजाइन के आधार पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में अंतर करने का प्रयास किया है। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक शोध, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक शोध। तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में गुणों पर ध्यान दिया जाता है, मतलब किस तरह की क्वालिटी पर अध्ययन किया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि क्वालिटीज को हम संख्या के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते, संख्या से नहीं दर्शा सकते। लेकिन वही मात्रात्मक शोध, जैसा नाम से भी पता चल रहा है, मात्रा की बात होती है, वहां क्वांटिटी की बात होती है, कितनी मात्रा में, कितना, कितनी संख्या में, कितनी आवृत्ति में। तो ये एक बेसिक अंतर है। रिसर्च डिजाइन के आधार पर कैसे अंतर किया जाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होते हैं वो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जैसे क्या, क्यों और कैसे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। जबकि मात्रात्मक शोध ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं जैसे हाउ मेनी, संख्या की बात यहां हो जाती है, कितने, कितना, कितने प्रकार का, कितनी आवृत्ति में। तो यहां पर इसका जो रिस्पॉन्स होगा, इसका जो जवाब आएगा, वो कुछ संख्या के रूप में होगा। तो इस तरह से भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच में अंतर किया जाता है। एक और तरीका है डेटा कलेक्ट करने का। मेथड क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या तरीका इस्तेमाल हो रहा है। आमतौर पे जो मेथड्स क्वालिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं ज्यादा, जैसे सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया, इन डेप्थ इंटरव्यू हो गया, ये मेथड्स क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अपने कुछ अलग प्रकार की विधियां हैं जो सिर्फ उसी में इस्तेमाल होती हैं। और ये बात आपने इस लेक्चर के शुरुआत में भी देखा था कि कुछ खास इसका डेफिनेशन देना मुश्किल है क्वालिटेटिव रिसर्च का, क्योंकि इसकी कुछ अपनी अलग प्रकार की विधियां, अलग प्रकार की चीजें इस तरह का उपलब्ध नहीं है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के जो ये सब मेथड्स हैं वो क्वांटिटेटिव में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च के सभी मेथड्स क्वालिटेटिव में इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक शोध जो है, उसमें आमतौर पर ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि, इंटरव्यूज, साक्षात्कार अलग अलग प्रकार के, जैसे सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या इन डेप्थ इंटरव्यू, और फोकस ग्रुप्स का इस्तेमाल होता है। तो इस बेसिस पे भी आप अंतर कर सकते हैं कि मेथड क्या है डाटा कलेक्ट करने का। जैसा डेंजिन और लिंकन बताते हैं, गुणात्मक शोध खास किस्म के डाटा से जुड़ा हुआ होता है। इसमें डेटा जो आपका होता है वो संख्या के रूप में नहीं होगा, नंबर्स के रूप में नहीं होगा, ये ज्यादातर शब्दों या तस्वीरों के रूप में, पिक्चर्स के रूप में होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डेटा एकत्र किया जाता है वो काफी मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा डेटा इसमें एकत्र किया जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च की तुलना में। मात्रात्मक शोध की तुलना में इसमें डेटा ज्यादा एकत्र किया जाता है। और डेटा सिर्फ ज्यादा ही नहीं होता है, बल्कि उसमें कई सारी जानकारियां भी होती हैं। उतनी जानकारी हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च से
नहीं मिल पाती है। इसीलिए कई बार जो नई थ्योरीज या सिद्धांत बनते हैं या कोई नया एरिया है शोध का जहां पे अभी कुछ खास काम नहीं हुआ है, उन एरियाज में जब पहली बार शोध करना शुरू किया जाता है तो वहां पर गुणात्मक शोध से शुरुआत की जाती है, ताकि हमें प्रचुर मात्रा में जानकारी मिले और काफी सारी जानकारी मिले, जिससे हमें कुछ आइडिया लगे उस फील्ड के बारे में और फिर हम आगे दूसरे प्रकार के शोध कर सकें, जिसमें फिर मात्रात्मक शोध भी कर पाएंगे। तो इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डेटा हमें उपलब्ध होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में और काफी सारी जानकारियां लिए हुए भी होता है। गुणात्मक शोध एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मात्रात्मक शोध से भिन्न किया जा सकता है, और वो चीज है हाइपोथेसिस को लेकर, यानी परिकल्पना को लेकर। आप जानते हैं कि परिकल्पना क्या होती है। जब हम किसी क्षेत्र में कोई शोध करने जा रहे होते हैं तो पहले से हम जो उम्मीद या अपेक्षा करते हैं कि हमें क्या मिलेगा देखने में। जैसे मान लीजिए अगर हम पुरुष और महिलाओं के बीच में किसी चीज का, जैसे मान लीजिए बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने जा रहे हैं, तो अगर हम पुरुष और महिला के बीच में अंतर देखना चाहते हैं इस चीज को लेकर, तो हमारे दिमाग में कुछ परिकल्पना होगी, कुछ पहले से अपेक्षित होगा कि क्या अंतर आएगा, क्या पुरुषों में ज्यादा आएगी बुद्धिमत्ता, क्या महिलाओं में आएगी, क्या बस अंतर मिलेगा लेकिन अभी हम निश्चित नहीं है कि किसका ज्यादा आएगा किसका कम। तो इस तरह से जब हम कुछ अपेक्षा करके चलते हैं कि क्या हमारा परिणाम होगा, तो उसे हम कहते हैं ये परिकल्पना है या हाइपोथेसिस है। क्या अपेक्षित है, क्या आएगा नतीजा इस रिसर्च का। तो उसके आधार पे भी गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध में अंतर किया जा सकता है, और ये काफी महत्वपूर्ण आधार है अंतर करने का। गुणात्मक शोध में आप देखेंगे कि इसमें डेटा कलेक्शन पहले शुरू हो जाता है और उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, या थ्योरी बनाने का प्रक्रिया जो है उसके बाद आता है। लेकिन मात्रात्मक शोध में पहले हम कोई शोध समस्या बनाते हैं, फिर परिकल्पना बनाते हैं और फिर आगे जाकर हम डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो प्रक्रिया ये जो है थोड़ी उल्टी है। जो गुणात्मक शोध है उसमें पहले डेटा कलेक्शन होता है, फिर हम उसमें हाइपोथेसिस या परिकल्पना बनाते हैं, जबकि मात्रात्मक शोध में पहले हाइपोथेसिस बनती है, उसके बाद हम डेटा कलेक्शन शुरू करते हैं। कुछ लेखक गुणात्मक शोध को इस तरह भी परिभाषित करते हैं कि इसमें क्या शामिल नहीं होता है। किसी भी चीज को जब आप परिभाषित करते हैं या उसके बारे में व्याख्या करते हैं, तो वो किन चीजों से बना है, उसमें क्या शामिल है, इससे भी उसकी परिभाषा मिलती है, और उसमें क्या नहीं शामिल हो सकता या क्या नहीं उसका हिस्सा होता है, इससे भी हमें उस चीज के बारे में आइडिया मिलता है। तो कुछ ऑथर्स ने, कुछ राइटर्स ने इस पर भी फोकस किया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या नहीं है, और उस आधार पे भी कुछ डेफिनेशंस दी हैं। लेकिन इन सब चीजों को, इन सारे प्रकार के अंतरों और डेफिनेशंस को देख के एक चीज क्लियर होती है कि कोई भी एक संपूर्ण या वृहद परिभाषा नहीं है गुणात्मक शोध की, और ये बना पाना मुश्किल भी है, क्योंकि गुणात्मक शोध में विभिन्न प्रकार के अप्रोचेस, विभिन्न प्रकार के डेटा कलेक्शन की विधियां और कई सारी अन्य चीजें शामिल होती हैं। और ये चीजें ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गुणात्मक शोध में इस्तेमाल होती हैं, मात्रात्मक में नहीं होती हैं। तो इसलिए अंतर कर पाना या सही प्रकार से गुणात्मक शोध को परिभाषित कर पाना एक मुश्किल काम है। वैसे तो गुणात्मक शोध को परिभाषित करना काफी मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिससे इसके स्वरूप या इसकी प्रकृति के बारे में पता चलता है कि गुणात्मक शोध किसे कहते हैं, उनमें क्या चीजें शामिल हैं। तो पहली बात ये कि इसका जो उद्देश्य होता है, ऐसे शोधों का जो उद्देश्य होता है, वो इससे संबंधित होता है कि जो हमारे शोध प्रतिभागी हैं उनके सामाजिक जीवन के बारे में गहराई से अध्ययन करना और विस्तृत अध्ययन करना, उनके जीवन की व्याख्या करना और उनके नजरिए से करना कि वो अपने सामाजिक जीवन को किस प्रकार देखते हैं, अपने भौतिक जीवन को किस प्रकार देखते हैं, उनके क्या विचार हैं उसके बारे में, उनके क्या अनुभव हैं, उनका नजरिया क्या है। इन चीजों पर जो उद्देश्य है शोध का वो निर्भर रहता है। इसमें डेटा कलेक्ट करने के लिए जो विधियां इस्तेमाल होती हैं वो
जरूरी नहीं है कि मानकीकृत हो, यानी स्टैंडर्डाइज्ड तरीके हों, लेकिन ये तरीके जो होते हैं इनमें लचीलापन होता है, जैसा कि मात्रात्मक शोध में आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर लचीलापन किस तरह से होता है कि जिस सामाजिक परिवेश में आप अध्ययन कर रहे हैं या जिस प्रकार के लोगों का अध्ययन कर रहे हैं उनके प्रति ये विधियां संवेदनशील होती हैं, यानी इन विधियों में परिस्थिति के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से परिवर्तन किया जा सकता है। किसी खास प्रतिभागी के हिसाब से थोड़ा लचीला रवैया अपनाया जा सकता है, थोड़े परिवर्तन विधियों में किए जा सकते हैं। इसमें जो डेटा प्राप्त होता है वो काफी डिटेल्ड होता है, मतलब विस्तृत जानकारी उसमें होती है, काफी मात्रा में होता है और साथ ही जटिल भी होता है। क्योंकि अगर संख्या के रूप में आपके पास डेटा उपलब्ध हो तो जोड़ घटाव करना, सांख्यिकी लगाना आसान होता है, लेकिन वहीं अगर चित्रों के माध्यम से आपके पास डेटा एकत्र हो या शब्दों में लिखा हुआ हो तो वो जटिल हो जाता है। उसकी व्याख्या करना, उसका एनालिसिस करना काफी कठिन हो जाता है। हालांकि कितनी कठिनाई होगी, कितनी जटिलता होगी किसी अध्ययन की, ये भी निर्भर करता है कि किस विषय का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी गुणात्मक शोध हैं, सब में बराबर तरह की जटिलता मिलेगी, सब में बराबर तरह से परेशानियां या दिक्कतें आएंगी, सब में बराबर तरीके का लचीलापन होगा विधियों में, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें भी काफी अंतर और भिन्नता मिलती है। इसमें जो एनालिसिस की जाती है उसमें न सिर्फ जो यूनिक या अलग तरह की जानकारियां सामने आई हैं उन्हें शामिल किया जाता है, बल्कि जो एक कॉमन पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो एक आम तरह से लगभग सभी लोगों में, सभी प्रतिभागियों में जो चीज सामने आ रही है, जो जानकारी सामने आ रही है, उसे भी रखा जाता है। जबकि ये मात्रात्मक शोध में नहीं होता। मात्रात्मक शोध में जो चीजें पूरे समूह के लिए सही हैं, जो पूरे समूह पर लागू हो रही हैं, ज्यादातर लोगों पर मिल रही हैं जो फाइंडिंग्स, उसी को हम रखते हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो बात होती है, व्यक्तिगत भिन्नता की, वो चीजें कहीं खो जाती हैं, उसे इग्नोर किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ग्रुप लेवल पर या मैक्सिमम लोगों में जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसे भी शामिल करते हैं, और किसी खास व्यक्ति में कुछ अलग तरह का नतीजा या परिणाम आ रहा है तो उसे भी हम इसमें शामिल करते हैं। इसमें एक खास बात यह है, जैसा भी आपने पिछले स्लाइड में देखा था, कि गुणात्मक शोध में हाइपोथेसिस बाद में बनती है। पहले हम डेटा कलेक्ट करने फील्ड में चले जाते हैं और डेटा जो आता है उसका साथ ही साथ हम अध्ययन भी करते रहते हैं। मात्रात्मक शोध की तरह इसमें यह नहीं होता कि एक बार हम फील्ड में गए, पूरा डेटा एकत्र कर लिया और एक साथ फिर उसका एनालिसिस करने बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। गुणात्मक शोध में आप फील्ड में जाते हैं, डेटा कलेक्शन शुरू करते हैं, कुछ डेटा आ गया तो उसका एनालिसिस करते हैं और साथ ही में और डेटा लेते चलते हैं और उसका भी एनालिसिस साथ साथ करते चलते हैं। एनालिसिस करने में कोई नई बात सामने आ सकती है, कोई नया सिद्धांत जन्म लेता हुआ दिखाई दे सकता है, कोई नई विचारधारा दिखाई पड़ सकती है, कुछ नया आइडिया आपको लग सकता है और उसके हिसाब से फिर आगे जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन भी कर लेते हैं। तो ये लचीला रवैया है। डेटा कलेक्शन मेथड जो है उसमें लचीलापन होता है, जरूरत के हिसाब से उसे हम बदलते रहते हैं और डेटा का एनालिसिस करने के चरण में या उसकी व्याख्या या इंटरप्रिटेशन करने के चरण में नए सिद्धांत, नई परिकल्पनाएं, नए तरह के विचार आ सकते हैं। इसमें जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है, परिणाम जो आता है, वो किसी भी घटनाक्रम या कोई भी विषय जिस पर आप अध्ययन करने के लिए गए थे उसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी देता है। और ये जानकारी जो प्रतिभागी है उनके नजरिए को शामिल किए हुए होती है, यानी जिन पर आप अध्ययन कर रहे हैं उनके नजरिए से वो विषय क्या है जिस पर आपने अध्ययन किया, तो उनकी जानकारियों, उनके नजरिए से चीजों को समेटे हुए होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च को कहा जाता है कि एक रिफ्लेक्सिव अप्रोच है। रिफ्लेक्सिव अप्रोच का मतलब कि जो शोधकर्ता है उसके अपने विचार, अपने दृष्टिकोण भी डेटा के इंटरप्रिटेशन में, उसकी व्याख्या में शामिल हो जाते हैं, निहित होते हैं और ये मानकर चला जाता है। कई बार कुछ रिसर्चर्स खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी नोट करते हैं। जो रिजल्ट आता है उसमें वो अपना भी डालते हैं कि जब हम फील्ड में गए तो हमने क्या चीजें देखी, क्या अनुभव किया, उसको अलग तरह से भी मेंशन करते हैं। लेकिन अगर ये न भी किया जाए
तो भी क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये अंकों के माध्यम से नहीं है कि आप कुछ सांख्यिकी लगा लेंगे, कुछ नंबर आ जाएगा और फिर उसका आप इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसमें शब्दों के रूप में जानकारियां होती हैं, जैसे साक्षात्कार लिया तो कुछ बातें आपने नोट की या रिकॉर्ड की, तो इस तरह की जानकारियां होती हैं। तो इसका आकलन करने में व्यक्ति अपनी सोच, अपनी समझ से वो चीज करता है। इसलिए इसमें जो परिणाम आते हैं ये मान के ही चला जाता है कि शोधकर्ता के अपने अनुभव, अपना दृष्टिकोण इसमें शामिल होगा ही। आइए अब जान लेते हैं कि गुणात्मक शोध में कुछ मुख्य दार्शनिक मुद्दे क्या क्या हैं। जब भी बात आती है कि सामाजिक दुनिया का अध्ययन कैसे किया जाए, तो कुछ मुख्य दार्शनिक प्रश्न उठ के खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ प्रश्न ऑन्टोलॉजी से जुड़े होते हैं। ऑन्टोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जो देखता है कि सामाजिक दुनिया का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और सामाजिक दुनिया के बारे में जानने के लिए क्या क्या चीजें हैं। कुछ प्रश्न हो सकते हैं एपिस्टेमोलॉजी से जुड़े हुए। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो ये देखता है कि सामाजिक दुनिया के बारे में हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं और इसके बारे में हमारी जानकारियों का आधार क्या होगा। इसी तरह से ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी की तरह ही और भी कई सारे अलग अलग अप्रोचेस हैं जिससे क्वालिटेटिव रिसर्च में जिनका इस्तेमाल होता है। आपने देखा, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक अंतर देखा था गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध के बीच में, जिसमें ये बात कही गई थी कि गुणात्मक शोध में क्या, क्यों और कैसे इस तरह के प्रश्नों का जवाब खोजा जाता है, जबकि मात्रात्मक शोध में कितना, इसका जवाब ढूंढा जाता है। तो यहाँ पर जैसे आप ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी देख पा रहे हैं, तो ऑन्टोलॉजी में देखिए प्रश्न है क्या, सामाजिक दुनिया का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके बारे में क्या जाना जा सकता है। जबकि एपिस्टेमोलॉजी है कैसे, ये कैसे प्रश्न का जवाब देने के लिए है कि हम सामाजिक दुनिया के बारे में कैसे जान सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे देखेंगे। ऑन्टोलॉजी, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना, एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वास्तविकता की प्रकृति जानने की कोशिश करता है। हकीकत की, वास्तविकता की प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है और दुनिया के बारे में जानने के लिए क्या चीजें हैं, इसका अध्ययन करता है। तो ये क्या प्रश्न का उत्तर देता है, क्या क्या जाना जा सकता है, क्या स्वरूप है, क्या प्रकृति है, इससे संबंधित फील्ड है ये। कुछ मुख्य प्रश्न जो ऑन्टोलॉजी में जिनका जवाब ढूंढने के लिए शोध किए जाते हैं, वो है कि क्या कोई सामाजिक हकीकत, सामाजिक वास्तविकता है जो कि स्वतंत्र रूप से उसका अस्तित्व हो, इंसान उसके बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या व्याख्या करता है, उससे इतर उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, स्वतंत्र रूप से वो चीज कहीं स्थित हो, या क्या कोई शेयर्ड सोशल रियलिटी है, मतलब ऐसी सामाजिक हकीकत, सामाजिक वास्तविकता जिसमें कई सारे लोग मानते हैं या यकीन करते हैं, या क्या सच्चाई या हकीकत परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। तो ये क्या वाले प्रश्नों का जवाब देता है और ये कुछ मुख्य प्रश्न हैं जिनका शोध में उत्तर ढूंढने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर एक सिंपल उदाहरण लें समझाने के लिए, जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है लेकिन एक जनरल आइडिया के लिए, जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या अपने आप में स्वतंत्र रूप से स्थित कोई चीज है, या ये सिर्फ दिमाग, मानव के दिमाग का एक उपज है, मानव की एक कल्पना है। तो आप जानते हैं साइंस ये प्रूव कर चुका है कि ये इंसान के दिमाग की उपज नहीं है, उसकी सोच नहीं है, ये चीज अलग से एग्जिस्ट करती है, ये दुनिया में है। गुरुत्वाकर्षण एक अलग से चीज है, उसका अस्तित्व है, इंसान उसमें यकीन करे या ना करे वो चीज स्थित है। वही चीज ऑन्टोलॉजी में देखने की कोशिश की जाती है कि क्या सामाजिक दुनिया की हकीकत जो है वो सचमुच स्थित है, सचमुच स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करती है, या इंसान उसके बारे में क्या सोच विचार रखता है या कैसे उसकी व्याख्या करता है, उसके अनुसार ये एग्जिस्ट करती है, वरना इसका कोई स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है। ये चीज स्टडी की जाती है इसमें। अब ऑन्टोलॉजी में भी दो क्षेत्र बटे हुए हैं, एक को कहते हैं रियलिज्म, दूसरे को कहते हैं आइडियलिज्म।
तो इनमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? रियलिज्म इस विचार पे आधारित है कि बाहरी दुनिया की हकीकत स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करती है। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उसके इतर उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया असली में क्या है और लोग उसके बारे में क्या सोचते और समझते हैं, इन दोनों चीजों के बीच में अंतर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आइडियलिज्म क्या मानता है? आइडियलिज्म मानता है कि नहीं, सच्चाई अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी हकीकत या कोई भी घटना, कोई भी पहलू, कोई भी मनोवैज्ञानिक तथ्य जो आप जिसका अध्ययन करना चाह रहे हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं होती है, वो दिमाग में ही होती है इंसान के। और इसलिए इंसान के दिमाग के माध्यम से ही हम उसको जान और समझ सकते हैं। इंसान ने किसी चीज को क्या अर्थ दिया है, उसका क्या मतलब निकाला है, उसी माध्यम से हम जान सकते हैं, वरना नहीं। जैसे एक उदाहरण अगर दें, जो फिर साइकोलॉजी से नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन आपके समझने के लिए, जैसे मान लीजिए भगवान का कॉन्सेप्ट हो गया, तो क्या कोई सबूत है कि भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे उसको कोई माने या नहीं माने? तो आइडियलिज्म का जो फील्ड है वो मानेगा कि नहीं, भगवान अपने आप में कहीं नहीं होते, ये इंसान के दिमाग की उपज है, इंसान के सोच की बात है, और अलग अलग इंसान इसको अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। और अगर आपको भगवान के कॉन्सेप्ट पे अध्ययन करना है, कोई शोध करना है, तो आप अलग से उस चीज को नहीं खोज सकते, आपको इंसानों के ही माध्यम से जानना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान द्वारा बनाई हुई चीज है। उसके विचार में जो चीजें हैं, उसकी जो समझ है, वो चीजें इसमें है, और ये स्वतंत्र रूप से कहीं इसका अस्तित्व नहीं होता। ऑन्टोलॉजी में रियलिज्म और आइडियलिज्म के अंतर्गत कुछ और छोटे हिस्से आते हैं, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। रियलिज्म और आइडियलिज्म में कई सारे वैरायटीज हैं, कई सारे टाइप्स इसके बने हुए हैं। पहले देखते हैं कि रियलिज्म के कौन कौन से टाइप्स हैं। याद रखिए, रियलिज्म का मतलब है कि एक वास्तविकता, एक हकीकत बाहरी तौर पे एग्जिस्ट करती है, स्वतंत्र रूप से उसका अस्तित्व है, और वो इस पर निर्भर नहीं है कि इंसान उसको कैसे देखता या समझता है, या इंसान उसमें यकीन करता है या नहीं। जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण लिया था। तो रियलिज्म के अंतर्गत 5 प्रकार के रियलिज्म आ सकते हैं, जैसे नाइव रियलिज्म, या इसको शैलो रियलिज्म भी कहा जाता है। नाइव रियलिज्म या शैलो रियलिज्म का मतलब है कि रियलिटी या वास्तविकता को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं, सीधे तौर पर हकीकत को, वास्तविकता को हम देख सकते हैं, और उसका मापन भी हम एक्यूरेटली कर सकते हैं, बहुत सटीक तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा है कॉशियस रियलिज्म। कॉशियस रियलिज्म मानता है कि हकीकत या वास्तविकता जो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करती है, उसे हम बहुत सटीकता से नहीं माप सकते हैं, लगभग हम उसको पूरी तरह से माप सकते हैं, एकदम परफेक्ट रूप में उसका मापन करना, पूरी सटीकता से उसका मापन कर पाना संभव नहीं है। डेप्थ रियलिज्म, जिसका क्रिटिकल रियलिज्म भी नाम है, या ट्रांसेंडेंटल रियलिज्म भी इसको कहते हैं, ये मानता है कि हकीकत कई अलग अलग स्तरों पर एग्जिस्ट करती है, अलग अलग लेवल्स पर उसका अस्तित्व होता है। जो वास्तविकता इंपिरिकल प्रकार की होती है, बोला जाता है कि इंपिरिकल डोमेन में है, उसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। यानी वैसी चीजों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम उन चीजों का अध्ययन कर पाते हैं। लेकिन जो दूसरे चरण पर रियलिटी है, जैसे एक्चुअल डोमेन में जो है, वो स्वतंत्र रूप से उसका अस्तित्व है, वो एग्जिस्ट करती है, भले हम उसे देख सके या न देख सके, उसका मापन कर पाए या न कर पाए। और तीसरा है रियल डोमेन। रियल डोमेन में जो चीजें होती हैं, वो उसका अर्थ होता है कि वो उन प्रक्रियाओं को, उन मैकेनिज्म्स को बता रही हैं जो इन बाहरी रियलिटी या बाहरी वास्तविकता के नीचे छुपी हुई हैं। क्या प्रक्रिया काम कर रही है किसी चीज के पीछे, वो रियल डोमेन के अंतर्गत आता है। अगला टाइप है सटल रियलिज्म। सटल रियलिज्म काफी कुछ आइडियलिज्म से मिलता जुलता है, क्योंकि ये मानता है कि एक बाहरी वास्तविकता एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन वो केवल इंसान के मस्तिष्क, इंसान के सोच विचार
और सामाजिक संरचना जो है उसके माध्यम से ही हम उसे समझ सकते हैं। उस वास्तविकता को हम इंसान के माध्यम से या सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से ही समझ और जान सकते हैं, जो कि आइडियलिज्म से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। और आखिरी जो है इसमें वो है मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म, जिसको आम भाषा में हम भौतिकवाद के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा प्रकार है रियलिज्म का जो मानता है कि हकीकत या वास्तविकता सिर्फ भौतिक वस्तुओं में या उनके स्वरूप में, उसकी प्रकृति में मिलती है। तो ये भौतिक चीजों में, दुनिया पे जो भौतिक चीजें उपलब्ध हैं उन पर ध्यान देती है, क्योंकि इसका मानना है कि जो भौतिक चीजें हैं वही हकीकत है। जो इंसान के सोच विचार, उसके मूल्य, उसके अनुभव होते हैं, ये सारी चीजें क्योंकि भौतिक नहीं है, इन्हें एपिफिनोमिना का नाम दिया जाता है। यानी ये वो चीजें हैं जो भौतिक दुनिया से उपजती हैं, उसमें से निकलती हैं, लेकिन वो किसी प्रकार से भौतिक दुनिया को प्रभावित नहीं करती हैं। ये मटीरियलिज्म का मानना होता है। अगला है आइडियलिज्म। अब आइडियलिज्म में भी दो प्रकार बताए गए। आइडियलिज्म, ध्यान दीजिए कि हमने देखा है आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई वास्तविकता अपने आप में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। हकीकत कुछ और नहीं है अपने आप में, उसका कुछ अपना अस्तित्व नहीं है। हकीकत वही होती है जो इंसान सोचता या समझता है, या इंसान ने जो चीजें बनाई हैं, जो अपने सोच विचार से चीजें तय की हैं, वही हकीकत है और कुछ उसके अलग हकीकत नहीं होती है। जैसे हमने भगवान का कॉन्सेप्ट लिया था कि भगवान का अस्तित्व है कि नहीं ये क्या पता, ये इंसान के दिमाग की उपज हो सकती है, और हो सकता है भगवान का अपना कोई अस्तित्व नहीं हो और इंसान अपने दिमाग से उसने एक ये मूर्ति गढ़ दी है, एक कॉन्सेप्ट ये बना दिया है भगवान का और उसको पालन कर रहा है। तो वैसी चीजें आइडियलिज्म के अंतर्गत आती हैं। अब आइडियलिज्म दो प्रकार का हो सकता है। सटल आइडियलिज्म, जिसको कि कंटेक्चुअल आइडियलिज्म या कलेक्टिव आइडियलिज्म भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये मानता है कि जो हमारा सामाजिक परिवेश है, जो सामाजिक दुनिया है हमारी, वो ऐसे सोच से बना है, ऐसी चीजों या विश्वासों से बना है जिसमें कई सारे लोग मानते हैं। वो कई सारे लोगों की मान्यता है, यानी शेयर्ड रियलिटी की बात होती है। रियलिटी शेयर हो रही है, एक से अधिक लोग उस चीज में मानते हैं या विश्वास रखते हैं। जैसे अगर भगवान का ही कॉन्सेप्ट हम ले लें तो उसमें एक से अधिक लोग मानने वाले हैं, ज्यादा लोग मानते हैं। ये शेयर्ड रियलिटी, कई लोग भगवान के अस्तित्व में मानते हैं। और दूसरा प्रकार है रिलेटिविज्म या रेडिकल आइडियलिज्म। रेडिकल आइडियलिज्म मानता है कि कोई शेयर्ड सोशल रियलिटी नहीं होती, यानी कोई भी सामाजिक वास्तविकता शेयर्ड नहीं होती, कई लोग उसमें मानते हों, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत सोच विचार होते हैं। किसी मुद्दे के या टॉपिक के बारे में, किसी चीज के संदर्भ में हर इंसान का अपना व्यक्तिगत विचार या सोच होती है। ये रिलेटिविज्म या रेडिकल आइडियलिज्म वाले मानते हैं। ऑन्टोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आता है कि क्या सामाजिक दुनिया और प्राकृतिक दुनिया समान है एक दूसरे से, या उनमें कुछ मूलभूत अंतर है, क्योंकि सामाजिक दुनिया को इंसान अपने नजरिए से, अपने दृष्टिकोण से उसका अलग तरीके से व्याख्या कर सकता है। क्या ये अंतर मिलता है इन दोनों में? तो कुछ लोगों का मानना है कि सामाजिक दुनिया और प्राकृतिक दुनिया काफी हद तक समान है और दोनों में सेम तरह के कानून या नियम लागू होते हैं। लेकिन दूसरे कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं होता है। सामाजिक दुनिया अलग होती है, प्राकृतिक अलग होती है, क्योंकि सामाजिक दुनिया में इंसान शामिल होता है और इंसान के हाथ में ये क्षमता है कि वो चुनाव कर सकता है कि चीजों को वो किस तरह से करे, क्या चीजें छोड़े, क्या चुने, और किस तरह से चीजों का इंटरप्रिटेशन करे या उनकी व्याख्या करे। तो इसलिए सेम नियम या कानून प्राकृतिक दुनिया पे जो लागू होते हैं वो सामाजिक दुनिया पे भी लागू होते हैं, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की। एपिस्टेमोलॉजी, जैसा हमने देखा कि हम जो चीजें अध्ययन करना चाह रहे हैं, जो सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन हम अपने शोध में करना चाह रहे हैं, वो हम कैसे करेंगे, किस विधि से करेंगे, कैसे हम वास्तविकता को जान सकते हैं,
कैसे हम जानकारी पा सकते हैं। ये कैसे प्रश्न जो है यही एपिस्टेमोलॉजी का आधार होता है कि कैसे हम चीजों को करेंगे। आपने देखा ऑन्टोलॉजी में था कि क्या क्या अध्ययन करेंगे, क्या स्वरूप है, क्या प्रकृति है वास्तविकता की या जानकारी की, ज्ञान की, और इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम ये ज्ञान हासिल करेंगे। तो इसमें कई तरह के प्रश्न उठते हैं। पहला कि जो ज्ञान हमें हासिल करना है उसे हम किस प्रकार से हासिल कर पाएंगे। इसमें एक मत है, एक विचार है कि इंडक्शन की प्रक्रिया से ज्ञान हासिल किया जाना चाहिए। इंडक्शन की प्रक्रिया यानी बॉटम अप प्रोसेस भी जिसको बोलते हैं। बॉटम अप, नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे का यहां मतलब है कि दुनिया में जहां पे हमें ऑब्जर्वेशन करना है, अवलोकन करना है, जहां से हमें डाटा लेना है, जहां से जानकारियां एकत्र करनी है, वो बॉटम हो गया। और अप मतलब हमारे माइंड में, वहां पर। तो जानकारी नीचे से लेके ऊपर ले जाना, ये है इंडक्शन। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि हम फील्ड में जाते हैं, डाटा एकत्र करते हैं, और डाटा का जब एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा कि इसमें क्या तस्वीर उभर कर आ रही है, क्या नियम दिखाई दे रहा है, क्या पैटर्न नजर आ रहा है इसमें। इसके विपरीत होता है एक मेथड जिसको कहते हैं डिडक्शन, जिसका एक और नाम है टॉप डाउन प्रोसेस। टॉप से डाउन जा रहे हैं हम, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब अपने दिमाग से फिर फील्ड की तरफ जा रहे हैं। कैसे? तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हमें उस फील्ड के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं उसके आधार पे कोई एक शोध समस्या बनाते हैं, कोई एक परिकल्पना बनाते हैं कि हम फील्ड में डाटा लेने जा रहे हैं, संभव है कि ऐसा ऐसा हमें डाटा में पैटर्न दिखेगा या इस तरह के परिणाम आएंगे। और फिर फील्ड में हम जाके डाटा लेते हैं और जो हमने विचार अपने दिमाग में बनाया था, जो परिकल्पना बनाई थी, उसको टेस्ट करते हैं उस डाटा के आधार पे कि हमारी परिकल्पना स्वीकार हुई, एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हो गई। तो डाटा के आधार पे हम उसको टेस्ट करते हैं, उसकी जांच करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दो प्रक्रिया होती है डाटा कलेक्शन के लिए, इंडक्टिव प्रोसेस और डिडक्टिव प्रोसेस। इंडक्टिव प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हम दिमाग में कंक्लूजन जो है वो बाद में बनाते हैं, पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा मतलब हम सबूत पहले जुटाते हैं, एविडेंस पहले कलेक्ट करते हैं, और उसके आधार पे फिर हम नई जानकारी, नया ज्ञान या नया सिद्धांत बनाते हैं। जबकि डिडक्टिव प्रोसेस उसका उल्टा है। डिडक्टिव प्रोसेस में हमने दिमाग में अपने एक विचार पहले से बना लिया, अब वो विचार कितना सही है या गलत, इसके लिए फिर हम फील्ड में जाते हैं, डाटा एकत्र करते हैं और डाटा के आधार पर अपने विचार को टेस्ट करते हैं। वो सही साबित हो सकता है डाटा के आधार पे या गलत साबित हो सकता है। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं। वैसे तो गुणात्मक शोध को कहा जाता है कि ये इंडक्टिव प्रोसेस होता है। इंडक्टिव प्रोसेस यानी बॉटम अप प्रोसेस, जहां हम पहले फील्ड में जाते हैं, डाटा एकत्र करते हैं और उस डाटा के आधार पे क्या नई जानकारी, क्या नया पैटर्न दिखाई दे रहा है या थ्योरी फिर उससे डेवलप होती है। जो फाइंडिंग आ रही है, जो परिणाम मिल रहे हैं, उसके आधार पे फिर हम सिद्धांत बनाते हैं। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही गुमराह करने वाला सरलीकरण है। इतना सिंप्लीफाइड करना ठीक नहीं है। इतना सिंपल नहीं होता ये कह देना कि गुणात्मक शोध जो है वो इंडक्टिव प्रोसेस लिए होते हैं और जो मात्रात्मक शोध है उसमें डिडक्टिव प्रोसेस यूज होता है। जैसे ब्लेकी कहते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं होती कि प्योर इंडक्शन और प्योर डिडक्शन, पूरी तरह से इंडक्टिव प्रोसेस या पूरी तरह से डिडक्टिव प्रोसेस, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए जिनको हम कहते हैं कि इंडक्टिव शोधकर्ता है, इंडक्टिव रिसर्चर है, तो वो लोग क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं, डाटा एकत्र करते हैं और फिर उससे कुछ जानकारियां निकालते हैं। लेकिन ब्लेकी कहते हैं कि जब हम फील्ड में जाते हैं और डाटा एकत्र करते हैं और जब डेटा की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, उस पर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम ये एक खाली दिमाग से नहीं करते। हमारे पास पहले से कुछ तो जानकारी होती है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नॉलेज होती है, जिसके आधार पे हम उसमें पैटर्न देखना शुरू करते हैं। भले हम यहाँ पर कोई परिकल्पना टेस्ट नहीं कर रहे हो, किसी परिकल्पना की जांच नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो हमने डेटा लिया है उसमें हमें क्या नजर आ रहा है, ये हम खाली दिमाग से नहीं कर सकते। कुछ तो हमारे पास पहले से ज्ञान होगा, कुछ कॉन्सेप्ट होगा जिसके आधार पे हम ये करते हैं। तो इसलिए ये कह पाना कि ये पूरी तरह से इंडक्टिव प्रोसेस है, यहाँ कुछ टॉप डाउन वाली बात है ही नहीं, यानी डिडक्टिव वाली बात है ही नहीं इसमें शामिल,
ये गलत होगा। इसी तरह जहां हम कहते हैं कि डिडक्टिव रिसर्च हो रहा है, वहां पे भी हम दिमाग में अगर एक परिकल्पना बनाए और फिर फील्ड में जाके हम डेटा ले रहे हैं उस परिकल्पना की जांच के लिए कि वो सही है या गलत है, तो जिस कॉन्सेप्ट को हम लेके, जिस चीज को लेके हमने वो परिकल्पना बनाई, वो परिकल्पना भी हमने ऐसे ही हवा में नहीं बनाई, वो हमने पहले जो अध्ययन हो चुके हैं उसके आधार पे बनाई, जो कुछ सिद्धांत हैं, थ्योरीज दी हुई हैं, उसके आधार पे बनाई। और वो थ्योरीज कैसे आई, अगर आप पीछे जाकर सोचिए, वो थ्योरीज कैसे बनी? वो थ्योरीज इंडक्शन के प्रोसेस से बनी। जब पहली बार कोई फील्ड में गया, उसने डाटा लिया, डाटा में कुछ पैटर्न दिखा और उसके आधार पे उसने एक नया सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को पढ़ के फिर अब हम डिडक्टिव प्रोसेस कर रहे हैं कि हम सिद्धांत को पढ़ के दिमाग में एक हमने परिकल्पना बना ली कि हमें ऐसा ऐसा कुछ देखने मिलेगा, और फिर हम फील्ड में गए, हमने डेटा लिया और फिर हमने जांच की कि ये बात सही साबित हो रही है या नहीं। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव प्रोसेस को अलग अलग कर पाना संभव नहीं है। किसी भी शोध प्रक्रिया में ये दोनों मिक्स्ड ही रहते हैं। ये हो सकता है कि इंडक्टिव का हिस्सा ज्यादा हो, डिडक्टिव का हिस्सा कम हो, लेकिन दोनों ही रहेंगे। और जितना जटिल है ये इंडक्शन और डिडक्शन का प्रोसेस, इसके आधार पे फिर ब्लेकी ने 2 और नए शोध की विधियां इसमें बना दी, जिसका उन्होंने नाम दिया रेट्रोडक्शन और एबडक्शन। रेट्रोडक्शन में क्या होता है कि शोधकर्ता जो है वो जो भी डेटा उसने लिया उसमें जो पैटर्न उसे दिख रहा है, जो तरीके का परिणाम उसमें आता हुआ उनको नजर आ रहा है, जो प्रक्रिया या मैकेनिज्म उसमें दिखाई दे रहा है, जो संरचना दिखाई दे रही है डेटा में, और उसके पीछे क्या कारण है, वैसा पैटर्न क्यों दिखाई दे रहा है, उसके पीछे की प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से ये चीजें आ रही हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं रेट्रोडक्शन में या रेट्रोडक्टिव मेथड में। एबडक्शन में क्या होता है? एबडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए ही बनी है और इसी में पाई जाती है। इसमें रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं, जो विचार हैं, जो मान्यताएं हैं या जो भी घटनाएं हैं जिसकी व्याख्या की जा रही है, वो प्रतिभागी की ही भाषा में, उसी के शब्दों में और उन्हीं के अर्थों के साथ पहले उसकी व्याख्या की जाती है और इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सेप्ट। और उसके बाद उस जानकारी से लेकर टेक्निकल भाषा में या साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो भाषा प्रयोग होती है, जो थ्योरीज के नाम या बाकी चीजें हैं, जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, उस भाषा में फिर शोधकर्ता उनकी प्रतिभागियों की दी हुई जानकारी को परिवर्तित करता है और इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स। जैसे अगर हम गुरुत्वाकर्षण वाला ही अपना एग्जाम्पल फिर से लें, तो अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने तो चीजें हवा में उड़ते हुए देखी, सब चीजें धरती के विपरीत दिशा में जा रही थी, तो क्या इस चीज को हम सही मानेंगे? कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी के हिसाब से नहीं मानेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अपने आप में एग्जिस्ट करता है, आप उसमें यकीन करें या ना करें, और उससे ये पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि सब चीजें धरती की ओर खिंचती हैं। इसका मतलब व्यक्ति जो बोल रहा है उसने सही बात नहीं बोली। तो करेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ यही कहता है कि हम किसी की बात को या जो जानकारी हमने एकत्र की उसको सही उसी हद तक मानते हैं जब तक वो इंडिपेंडेंट रियलिटी या स्वतंत्र वास्तविकता से मेल खाता हुआ हो। अगला इसमें आता है कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। यहाँ पे किसी बात को हम तभी सच मानते हैं या कोई डेटा जो हमने एकत्र किया उसे सही या सत्य हम तभी मानते हैं जब वो समाज में जो नियम है या सामाजिक दुनिया के जो नियम कायदे हैं, जो तौर तरीके हैं, उनसे मेल खाता हुआ हो। यानी अगर ऐसा होगा तो उस समाज में रहने वाले और लोगों से भी अगर वो चीजें पूछी जाएंगी तो वो मिलते जुलते जवाब देंगे। तो अगर अलग अलग लोगों पर हमने डेटा लिया और उनकी बातें मैच कर रही हैं, मेल खा रही हैं, तो हम उस चीज को सच मान सकते हैं कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ के हिसाब से। जैसे अगर भगवान वाला हमने एग्जाम्पल लिया, तो आप कुछ 8-10 लोगों को पकड़ के पूछिए और बहुत संभव है कि उनमें से ज्यादातर लोग कहेंगे कि हाँ भगवान तो होते हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक लोग किसी एक मान्यता में विश्वास कर रहे हैं, किसी एक चीज को मानते हैं जो उनके समाज में एक गढ़ी हुई सच्चाई हो सकती है, लेकिन अगर ज्यादातर लोग उसमें मान रहे हैं तो उस चीज को हम सच मान लेते हैं कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ के हिसाब से। और फिर अगला आता है प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ। प्रैग्मेटिक शब्द का मतलब होता है प्रैक्टिकल।
या प्रायोगिक। तो कोई भी मान्यता, विश्वास या बात, उसको हम तभी सही मानते हैं अगर उसका कुछ प्रैक्टिकल यूज है, उसका कुछ प्रैक्टिकल फायदा मिलेगा, तो ही हम किसी मत को, किसी विश्वास को सही मानते हैं, अगर उससे लोगों का फायदा हो रहा हो। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, कहा जाता है, एक अंधविश्वास ही है इस तरह का, कहा जाता है कि झाड़ू को कभी ऊपर उसका मुंह करके नहीं रखना चाहिए, नीचे की तरफ करके रखना चाहिए। तो ये एक अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज है, इससे फायदा है, क्योंकि झाड़ू इतनी गंदी जगहों पे जाता है कि उसमें बहुत तरह की बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं, और ऊपर की तरफ करके रखा जाएगा तो वो कीटाणु बहुत आसानी से लोगों के नाक में, मुंह में, हर जगह जा सकते हैं। तो इसलिए ये अंधविश्वास ही सही, पर इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज है, इससे कुछ प्रैक्टिकल फायदे मिल रहे हैं, तो इन चीजों को सच माना जाता है प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ के हिसाब से। एक दूसरा मुद्दा जो एपिस्टेमोलॉजिकल रिसर्च में सामने आता है, वो है कि जब रिसर्चर या शोधकर्ता डेटा एकत्र करते हैं, तो वो डेटा जो उन्होंने प्राप्त किया, वो तथ्य जो उन्होंने प्राप्त किया, वो क्या उनके मूल्यों से प्रभावित है, मूल्यों से मिला हुआ है, या उससे पूरी तरह से अलग है, उससे प्रभावित नहीं हुआ है और स्वतंत्र है। यही कॉन्सेप्ट अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा, नॉलेज एज वैल्यू मीडिएटेड के रूप में, कि क्या वैल्यूज जो है रिसर्चर की, शोधकर्ता के जो अपने मूल्य और विचार हैं, क्या उससे नॉलेज प्रभावित हो रही है या नहीं। तो एक मॉडल मानता है कि रिसर्चर स्वतंत्र रूप से डेटा ले सकता है, उसकी सोच और विचार का डेटा लेने की प्रक्रिया या डेटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो इस मॉडल में मानने वाले हैं, वो मानेंगे कि जो डेटा उपलब्ध हुआ है वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल साफ है, उसमें शोधकर्ता का अपना कुछ भी रोल नहीं है, शोधकर्ता की सोच, विचार, भावनाओं या रूढ़िवादी सोच का या किसी और प्रकार के मतों का कोई भी योगदान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर्स हैं जो मानते हैं कि ये संभव ही नहीं है। शोधकर्ता भी एक व्यक्ति है, और जब दूसरे व्यक्तियों से वो इंटरैक्ट करेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनसे जानकारी एकत्र करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके अपने सोच विचार, अपने मूल्य भी उस जानकारी में शामिल हो ही जाएंगे। इन दोनों के बीच एक चीज आती है जिसको कहते हैं एम्पैथिक न्यूट्रलिटी, और आजकल गुणात्मक शोधों में इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। एम्पैथिक न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि ये तो संभव नहीं है कि शोधकर्ता के अपने भावनाओं, अपने विचारों, अपने मतों से उसका डेटा कलेक्शन बिल्कुल ही अछूता रहे, एकदम प्रभावित ना हो, ये तो नहीं संभव है। लेकिन यहाँ पर कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि शोधकर्ता पूरा प्रयास करें कि जहां जहां हो सके कोशिश करें कि उनकी भावनाएं, उनके सोच विचार उनके डेटा को प्रभावित नहीं करने पाए, ताकि हमें सही जानकारी मिल सके। और अगर उन्हें महसूस होता है कि कहीं कहीं प्रयास करने के बाद भी ये चीजें शामिल हो गई हैं डेटा में, उनके अपने सोच विचार ने डेटा को किसी प्रकार से प्रभावित कर दिया है, तो इन चीजों को बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट सबके सामने बता दें, ताकि जो वो जानकारी पढ़ के समझने वाले लोग हैं, उन्हें समझ में आ सके कि जिस जानकारी के बारे में शोधकर्ता बता रहे हैं कि यहाँ पे उनके अपने मतभेद, अपने सोच विचार वहां पे प्रभावित किए होंगे डेटा को, तो वहां पे डेटा को थोड़ा सा सावधानी के साथ उसका अर्थ निकालें। तो ये चीज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है क्वालिटेटिव रिसर्च के क्षेत्र में। यहाँ पर एम्पैथिक न्यूट्रलिटी को काफी इस पर जोर दिया जाता है। तीसरा जो मुद्दा आता है एपिस्टेमोलॉजिकल रिसर्च में, वो ये है कि जो जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं गुणात्मक शोध के माध्यम से, उसे किस हद तक सटीक या सच माना जाए। जो प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंसेस है, बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के जो विज्ञान है, यहाँ पर डोमिनेंट थ्योरी ऑफ ट्रूथ काम करता है। यानी कि जहां पर जो भी हमने डेटा लिया, जो भी आकलन किया, अवलोकन किया, और वो जो फाइंडिंग्स आई वो हमें प्राकृतिक दुनिया से मिलती हुई अगर लगे, तो हमें लगेगा कि हमने सही जानकारी एकत्र की है, जो हमने पाया है वो सच है। लेकिन हमारे फील्ड में, सोशल साइंसेस की फील्ड में, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ ज्यादा प्रसिद्ध है और ज्यादा सही भी है, क्योंकि सामाजिक दुनिया में कोई भी सच अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, ऐसा बहुत संभव
नहीं होता है। लोग किसी चीज को किस तरह से देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, उनके अपने विचार क्या हैं, भ्रांतियां या मान्यताएं क्या हैं, उसके आधार पर चीजें प्रभावित होती हैं। तो कोई इंडिपेंडेंट रियलिटी शायद उतना नहीं रह जाती है। और जो हमने तीसरा मेथड भी देखा था, एक है प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ, जो देखता है कि किसी चीज का प्रैक्टिकल यूज क्या है। अगर किसी मान्यता, किसी विश्वास का कोई प्रैक्टिकल फायदा मिल रहा है तो उस चीज को सच माना जाता है। यहाँ पे बहुत ब्रीफली ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी के बीच में अंतर बताया गया है, जैसा अभी तक समझ भी गए होंगे। ऑन्टोलॉजी ये देखना चाहता है कि सच क्या है, वास्तविकता क्या है और उसका स्वरूप क्या है, जबकि एपिस्टेमोलॉजी देखना चाहता है कि जो हमें जानकारी हासिल करनी है वो किस मेथड से हासिल होगी, किस प्रक्रिया से हासिल होगी। जहां ऑन्टोलॉजी इस तरह के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे अस्तित्व क्या है, अस्तित्व का स्वरूप या प्रकार क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, व्हाट क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता है, क्या वाले प्रश्नों का जवाब ढूंढता है। वहीं एपिस्टेमोलॉजी कैसे वाले प्रश्नों का जवाब ढूंढता है, कैसे हमें जानकारी हासिल हो, क्या विधियां हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें जानकारी मिले। अब ब्रीफली बात कर लेते हैं पॉजिटिविज्म के बारे में। पॉजिटिविज्म का सोशल रिसर्च में बहुत प्रभाव पड़ा है। पिछले शताब्दी में ये डेवलप हुआ और अब काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च के फील्ड में। शुरुआत इसकी हुई करीब 1637 में, जब रेने डेस्कार्टिस नाम के दार्शनिक ने इसके बारे में लिखा डिस्कोर्स ऑन मेथोडोलॉजी नामक किताब में, जहां पे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब हम सत्य की खोज में निकलते हैं, यानी कि जब कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए डेटा लेने जाते हैं, सबूत जुटाने जाते हैं, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव होना यानी वस्तुनिष्ठ रह पाना कितना जरूरी है। यानी वहां रिसर्चर को चाहिए कि उसकी अपनी भावनाएं, अपनी सोच ये किसी भी प्रकार से डेटा की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करने पाए। उन्होंने इसमें यह भी आइडिया बताया था कि शोधकर्ता को पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालने पाए डेटा पे, या उसका जो एनालिसिस किया जा रहा है, उसका जो व्याख्या की जा रही है, उस पे किसी भी प्रकार से शोधकर्ता के अपने विचारों, अपनी मान्यताओं का प्रभाव न पड़ने पाए। दूसरा आइडिया जो कि सोशल रिसर्च में काफी प्रचलित हुआ, वो है जब 17वीं शताब्दी में कुछ ऐसे व्यक्ति जैसे कि आइजैक न्यूटन और फ्रांसिस बेकन ने बताया था, और उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि जो भी नॉलेज या जो भी ज्ञान दुनिया के बारे में हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आना चाहिए। सीधे तौर पर हमने जो अवलोकन किया हो, जो चीजें खुद अपने इंद्रियों के माध्यम से देखी हो, सुनी हो, उन्हीं से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी तरह से डेविड ह्यूम ने कहा कि जो भी हम जानकारियां एकत्र करते हैं वो हमेशा हमारे अपने अनुभवों से आनी चाहिए और हमारे अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हुई होनी चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे उस समय काफी जोर दिया जाने लगा और ये भी कहा गया कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव वे में किया होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का बायस नहीं होना चाहिए। शोधकर्ता को अपने विचार, अपनी सोच, अपनी मूल्य, इनको नहीं शामिल करना चाहिए और पूरा प्रयास करना चाहिए कि ये चीजें डेटा को प्रभावित नहीं करने पाए, तभी सही प्रकार की जानकारी हमें मिल पाएगी। इसी तरह ऑगस्ट कॉम्टे ने, जो कि सोशियोलॉजी के जनक माने जाते हैं और पॉजिटिविज्म में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस कॉन्सेप्ट में, उन्होंने भी ये बोला कि जो सामाजिक दुनिया है उसको हमेशा ही इस तरह से अध्ययन करना चाहिए जैसे कि हम प्राकृतिक दुनिया को करते हैं, यानी जैसा कि नेचुरल साइंसेज में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, इन क्षेत्रों में जिस तरह होता है, जो प्योर साइंसेज हैं, उन्हीं तरह की विधियों को इस्तेमाल करके हमें सामाजिक दुनिया का भी अध्ययन करना चाहिए। और ये अध्ययन या इससे जो हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, और तभी हम इंसान के बारे में या उसके व्यवहार के बारे में कुछ यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक नियम या किसी तरह का सिद्धांत बना पाएंगे। पॉजिटिविज्म ये मान के चलता है कि
हम सामाजिक दुनिया का भी अध्ययन वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों में होता है, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन चीजों में होता है, वैसे ही हम इसमें भी इस तरह से ऑब्जेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 1930 के दशक में, 1940 के दशक में पॉपर नाम के व्यक्ति ने इस आइडिया को बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत आलोचना की कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन से जानकारियां पाते हैं, उससे जो भी हम नियम बनाते हैं, जो भी जनरल लॉज बनाते हैं, हमेशा वो संभव है कि कल को कोई नया व्यक्ति ऑब्जर्वेशन करे और उस नियम का कोई अपवाद निकल आए। इसलिए ये पूरी तरह से कह पाना कि जो नेचुरल साइंस में मेथड्स यूज होते हैं वही इस्तेमाल करके हमें सोशल साइंसेज में भी नए सिद्धांत देने चाहिए, नए नियम पता करने चाहिए मानव स्वभाव के, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कल को कोई दूसरा व्यक्ति ऑब्जर्वेशन करेगा और उस नियम के लिए कुछ न कुछ अपवाद सामने आ जाएगा। तो इन्होंने इस विचार को बहुत ज्यादा आलोचना की, क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि डिडक्टिव अप्रोच अपनाना चाहिए, जिसमें पहले तो हम थ्योरी पढ़ें, सिद्धांत पढ़ें उस क्षेत्र के बारे में जिस विषय पे हम अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित हम अपने दिमाग में परिकल्पनाएं बनाएं और फिर उसका टेस्ट करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए हम फील्ड में डेटा लेने के लिए जाएं। पॉपर हमेशा फॉल्सिफिकेशन की पद्धति को अपनाने के लिए कहते थे। फॉल्सिफिकेशन यानी नकारना, गलत साबित करना। तो इसलिए वो बोलते थे कि हाइपोथेसिस हमें ये सोच के नहीं बनानी चाहिए, कोई परिकल्पना ये सोच के नहीं बनानी चाहिए कि उसको सही साबित करने के लिए हमें डेटा लेना है, बल्कि उसे गलत साबित करने के लिए हमें डेटा लेना चाहिए। इसीलिए आप जानते हैं जब रिसर्च में एक नल हाइपोथेसिस होती है और नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं, तो जब भी हम डेटा लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी वो सही साबित हो गई, डेटा के अनुसार वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ गया, सार्थक रिजल्ट आ गया, और हम कहते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो सही साबित हो गई, कंफर्म हो गई। ये गलत तरीका है कहने का। हमारी हाइपोथेसिस कंफर्म नहीं हो गई, बल्कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, जिसमें कहा गया था कि कोई अंतर नहीं दिखेगा, कोई सार्थक रिजल्ट नहीं उसमें आएगा, वो रिजेक्ट हो गई, न कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। और ऐसा क्यों? क्योंकि पॉपर के अनुसार जब हम मानव व्यवहार की बात करते हैं तो कल कोई और शोध करता जाएगा, वो डाटा लेगा और कुछ और परिणाम सामने आ सकते हैं। एक सिंपल उदाहरण ऐसे ही देते हैं जिसे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। मान लीजिए कि आपके दिमाग में आया कि मुझे क्रिएटिविटी या रचनात्मकता लड़कों में ज्यादा होती है या लड़कियों में, इसका मुझे अध्ययन करना है। अब आप गए फील्ड में, आपने डेटा लिया, पुरुषों का भी लिया, महिलाओं का भी लिया, आपने औसत निकाले उनके स्कोर्स के और उसमें फिर टी टेस्ट वगैरह लगा के देखा कि सार्थक अंतर आ रहा है कि नहीं। और मान लीजिए आपको मिला कि पुरुषों का स्कोर ज्यादा है, महिलाओं का कम है, और ये अंतर सार्थक है, यानी पुरुषों में रचनात्मकता ज्यादा होती है, महिलाओं में नहीं होती है। मान लीजिए ऐसा आपका रिजल्ट आया। पर अगर आप यहाँ पर ये कह देंगे कि हाँ, हमने जो परिकल्पना बनाई थी कि पुरुषों का रिजल्ट बेहतर आएगा, महिलाओं का कम आएगा, वो सही साबित हो गई, अगर आपने ऐसी परिकल्पना बनाई रही हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आपकी परिकल्पना सही साबित हो गई। यहाँ पर आपको कहना चाहिए कि आपका जो नल हाइपोथेसिस था, नल परिकल्पना थी, वो रिजेक्ट हो गई, वो गलत साबित हो गई, क्योंकि आप जो नल परिकल्पना है वो मान के चलती है कि दो समूहों के बीच के स्कोर में कोई सार्थक अंतर नहीं आएगा, तो वो चीज तो साबित नहीं हुई, सार्थक अंतर आ गए, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। यहाँ पे हमारी हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सही हो गई। ये कहना क्यों गलत होगा? क्योंकि मान लीजिए कल को कोई दूसरा शोध करता जाता है, बिल्कुल यही अध्ययन करता है और उसके स्कोर में भी सार्थक अंतर मिलते हैं, लेकिन उसे मिलता है कि हाँ, महिलाओं का स्कोर सार्थक रूप से ज्यादा है और पुरुषों का कम है, तो आपकी जो परिकल्पना सही साबित हुई थी, अगले चरण में दूसरे व्यक्ति ने जब किया वो गलत साबित हो गई। इसीलिए हम ये नहीं कहना चाहिए हमें कि हमारी हाइपोथेसिस सही साबित हो गई, लेकिन जब उस व्यक्ति ने भी डेटा किया तो एक बात तो तय है कि उसके में भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई, क्योंकि नल हाइपोथेसिस कहती है कि दो ग्रुप के बीच में या जितने भी ग्रुप हैं उनके बीच में कोई अंतर आएगा ही नहीं, जबकि अंतर उसे भी मिला। ये और बात है कि दूसरी दिशा में मिला, महिलाओं में ज्यादा मिला, पुरुषों में कम मिला। यही बात ये बोल रहे हैं पॉपर कि हमें हमेशा फॉल्सिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए,
काटने की बात को नकारने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने हाइपोथेसिस को कैसे फॉल्स प्रूव कर दें, कैसे गलत साबित हो जाए, उसे गलत साबित करने के लिए डेटा लेना चाहिए, न कि हाइपोथेसिस को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढने चाहिए। इस अप्रोच को, रिसर्च में जो ये अप्रोच है, इसे कभी कभी पोस्ट पॉजिटिविज्म या पोस्ट एम्पिरिसिज्म का भी नाम दिया जाता है, और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के फील्ड में और सोशल साइंसेज में जो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं उस पे काफी प्रभाव डालती है पोस्ट पॉजिटिविज्म, और या तो इसे पोस्ट एम्पिरिसिज्म का भी नाम दिया जाता है। तो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्या बेसिक अंतर है इन दोनों टर्म्स के बीच में? पॉजिटिविज्म मानता है कि साइंस के फील्ड में, विज्ञान जो प्योर साइंस है उसके फील्ड में जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, हमें बिल्कुल वही मेथड्स सोशल साइंस के फील्ड में भी इस्तेमाल करने चाहिए रिसर्च करने के लिए, क्योंकि सोशल साइंस में वो साइंस शब्द पे जोर देते हैं कि सामाजिक विज्ञान है तो क्या हुआ, विज्ञान तो है, इसलिए विज्ञान के मेथड्स हमें इसमें यूज करने चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, शोधकर्ता के मूल्यों को रिजल्ट पे हावी नहीं होने देना चाहिए, वगैरह वगैरह। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है? पोस्ट पॉजिटिविज्म थोड़ा सा पॉजिटिविज्म से अलग अप्रोच लेके चलता है। ये मानता है कि साइंस में जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं वो सोशल साइंस में लागू नहीं किए जा सकते, और यहाँ पर पोस्ट पॉजिटिविज्म में सोशल वर्ड पर जोर दिया जाता है कि ठीक है साइंस है पर सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, समाज, वहां के लोग, वहां के सोच विचार, रीति रिवाज, इसका प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा रिजल्ट पर, ये तो पड़ेगा ही। इसलिए सेम मेथड्स जो नेचुरल साइंस में यूज होते हैं रिसर्च के लिए, वो सोशल साइंस में यूज नहीं किए जाने चाहिए। तो पॉजिटिविज्म, जिसका एक नाम एम्पिरिसिज्म भी है, इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं कि नॉलेज या ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से मिल सकता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से मिल सकता है। इसमें इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल होती है, यानी पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसमें से जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उसके आधार पे कोई सिद्धांत या कोई नियम बनाते हैं। ये मान के चलता है पॉजिटिविज्म कि वास्तविकता प्रभावित नहीं होती है शोध की प्रक्रिया से या शोधकर्ता के अपने मूल्यों और विचारों से, इसलिए सटीक वास्तविकता का अध्ययन कर पाना संभव है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी तरह से शोधकर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है या शोध की प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये मानते हैं पॉजिटिविज्म वाले कि जो नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञान में जो तरीके इस्तेमाल होते हैं, जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, वो हम सोशल साइंस में भी, सामाजिक दुनिया का अध्ययन करने में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये मान के चलते हैं कि वास्तविकता को सटीक तौर पे जान पाना संभव है, यानी नॉलेज फाउंडेशनल होती है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, फाउंडेशनल वर्सेस फेलिबिलिस्टिक वाला कॉन्सेप्ट। तो ये मानते हैं कि नॉलेज फाउंडेशनल होती है, वो किसी प्रकार से शोध की प्रक्रिया या शोधकर्ता द्वारा प्रभावित नहीं होती है और उसका हम लोग सटीक अध्ययन कर सकते हैं। यही बात करस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था, उसमें भी आई थी। पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिसको पोस्ट एम्पिरिसिज्म भी कहते हैं और फॉल्सिफिकेशनिज्म भी कहते हैं, ये मानता है कि दुनिया में जो भी नॉलेज है वो हाइपोथेसिस टेस्ट करने से आती है। पहले हम थ्योरीज पढ़ें, दिमाग में परिकल्पना बनाएं और फिर परिकल्पना को सही या गलत साबित करने के लिए डेटा लेने जाएं। यानी ये डिडक्टिव रीजनिंग में, डिडक्टिव लॉजिक में या डिडक्टिव रिसर्च मेथड में मानते हैं, जहां पे पहले हम एक परिकल्पना बनाएंगे और फिर उसको टेस्ट करने के लिए फील्ड में जाएंगे, यानी टॉप डाउन अप्रोच अपनाएंगे। ये मानता है कि वास्तविकता बिल्कुल प्रभावित होती है शोध की प्रक्रिया से और शोधकर्ता के अपने मूल्यों और विचारों से, इसीलिए पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ किस्म का अध्ययन कर पाना सोशल साइंसेज में संभव नहीं है। ये लोग ये भी मानते हैं कि जो प्राकृतिक विज्ञान में जो तरीके, जो विधियां इस्तेमाल होते हैं रिसर्च में, वो सोशल साइंस के फील्ड में नहीं किए जा सकते। रियलिटी या वास्तविकता को हम सटीक तौर पे नहीं जान सकते, लगभग सटीक तौर पे जानने का प्रयास कर सकते हैं, पर 100% नहीं जान सकते, क्योंकि इसमें रिसर्चर के अपने
कुछ भी योगदान होते हैं, उनके मूल्य विचार वगैरह भी रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। जो हाइपोथेसिस बनाई जाती है उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं या अस्थायी तौर पे सही मान सकते हैं अगर वो एक्सेप्ट हुई या कंफर्म हुई, लेकिन इससे कंफर्म नहीं पता चलता कि 100% ट्रूथ हम जान गए हैं, यानी ये मान के चलता है फॉलिबिलिस्टिक वाला कॉन्सेप्ट। नॉलेज फाउंडेशनल होती है या फॉलिबिलिस्टिक, जो हमने देखा था। फॉलिबिलिस्टिक वाले मानते हैं कि नॉलेज कभी भी कंफर्म ट्रुथ पता चल गया है ऐसा नहीं मान सकते, वो अस्थायी ही रहता है। और यही चीज कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ में भी आई थी, जैसा आपने पहले देखा। धन्यवाद।